गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने पॉलिटिकल फैक्टर पे डिस्कस किया था और उससे पहले हम इसी टॉपिक में जो है साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल, सोशोलॉजिकल फैक्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और कल हमने पॉलिटिकल फैक्टर के बारे में भी जो है अपने विचार व्यक्त किए थे। आज हम कल्चरल फैक्टर पर अपने थॉट्स डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी लंबा टॉपिक भी है बच्चे, और जो है आज हमारा जो डिस्कसिंग का टॉपिक है वो है कल्चरल फैक्टर। देखिए, शिक्षा संस्कृति को श्रेष्ठ बनाती है और संस्कृति शिक्षा को श्रेष्ठ बनाती है। शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है संस्कृति यानी कि कल्चर को प्रोटेक्शन देना, संरक्षण प्रदान करना। शिक्षा के द्वारा ही संस्कृति एक दूसरी पीढ़ी को क्या होती है, हस्तांतरित होती है। संस्कृति में अनेक चीजें शामिल हैं, जैसे कला, विज्ञान, धर्म, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, जिनके द्वारा लोगों का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। और इसको कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शिक्षा संस्कृति को विशेष आयामों से भी जोड़ने का काम करती है। और ये चीज जो कल्चरल चीजें हैं, सांस्कृतिक चीजें हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को क्या होती हैं, हस्तांतरित होती हैं। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो है आगे फॉरवर्ड होती हैं। और इसमें कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि संस्कृति की बारीकियों का जो अध्ययन है वो हम जो है अपने कल्चर में करते हैं। इसके साथ साथ और कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम से हमारा जो है कल्चर, हमारी संस्कृति वो जो है गहनता से जुड़ी हुई है। शिक्षा पाठ्यक्रम के माध्यम से संस्कृति का पालन पोषण करती है और एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी में आगे डाइवर्ट करने का कार्य भी करती है। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो पाठ्यक्रम और संस्कृति को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं? पहला है संस्कृति और शिक्षा के उद्देश्य, मीन्स कल्चर एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। देखिए बच्चे, सांस्कृतिक आदर्श और मूल्य शिक्षा के उद्देश्य कहीं ना कहीं ये जो है एक निर्धारक तत्व माने जाते हैं और ये कहीं ना कहीं संस्कृति को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने का भी कार्य करते हैं। इसी के माध्यम से ही पूरी शिक्षण प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ती है। साथ साथ इस प्रकार संस्कृति और पाठ्यक्रम के कार्य आपस में कनेक्ट हैं और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और साथ साथ जो है कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम और जो है हमारी संस्कृति, कल्चर एंड करिकुलम साथ साथ जो है निरंतर चलने का कार्य करते हैं। उसके बाद संस्कृति एवं पाठ्यपुस्तक, कल्चर एंड टेक्स्ट बुक। देखिए, संस्कृति, मूल्य व ज्ञान जो है पाठ्य पुस्तकों में शामिल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अच्छी बुक्स में, अच्छी किताबों में जो हमारा इंटायर पाठ्यक्रम है उसमें हम जो है कल्चर यानी कि संस्कृति से रिलेटेड बारीकियों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो पाठ्य पुस्तक कहीं ना कहीं जो है संस्कृति को पहचान कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट है इसमें, वो है संस्कृति और विद्यार्थी, मीन्स कल्चर एंड स्टूडेंट। देखिए, जैसी संस्कृति होती है वैसा ही विद्यार्थी होता है। शिक्षा के उद्देश्य संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं। ये शिक्षार्थी जहां तक भी संभव हो सके जो है
ये हमारे जो फैक्ट हैं ये आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं, और साथ साथ जो है कहीं ना कहीं स्टूडेंट भी जो है बहुत सी चीज़ें ग्रहण करता है, एडॉप्ट करता है संस्कृति की। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि जो शिक्षा हमें कल्चरल एक्टिविटी या कल्चरल चीज़ों की बारीकियों का अध्ययन करा देगी विद्यार्थी को, और कोई चीज़ जो है आसानी से वो अध्ययन नहीं करा सकती। क्योंकि स्कूल में रह के छात्र जो है संस्कृतियों की बारीकियों का क्या करता है, अध्ययन करता है। संस्कृतियों में जैसा कि आपको पता है कि जो है हमारे सामाजिक मूल्य संस्कृति के अंडर आते हैं। कला, विज्ञान, धर्म और राजनीति की बारीकियों का अध्ययन हम कल्चरल एक्टिविटी में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो शिक्षा, संस्कृति और विद्यार्थी यानी कि कल्चर और स्टूडेंट आपस में बहुत गहराई से कनेक्टिविटी इनकी रहती है। नेक्स्ट है संस्कृति तथा अध्यापक, कल्चर एंड टीचर। देखिए, अध्यापक विद्यार्थी का क्या होता है, निर्माता होता है, और केवल अच्छा अध्यापक संस्कृति के मूल्यों को विद्यार्थियों को क्या बता सकता है, क्योंकि अध्यापक के पास अनुभव होता है और वो कहीं ना कहीं शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं से क्या है, जुड़ा हुआ है। और जो विद्यार्थी है वो कहीं ना कहीं अध्यापक को क्या कर रहा होता है, फॉलो कर रहा होता है। ठीक है ना। तो अपने आप में अगर देखा जाए तो अध्यापक कहीं ना कहीं विद्यार्थी के भविष्य का निर्माता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट कल्चरल फैक्टर कर रहे हैं हम, इसमें पॉइंट है बच्चे, वो है संस्कृति और अनुशासन, मींस कल्चर एंड डिसिप्लिन। देखिए, सांस्कृतिक मूल्य और अनुशासन आपस में कनेक्ट है, इनके बीच में क्या होती है, अंतः क्रिया होती है। क्योंकि अच्छा अनुशासन अच्छी संस्कृति का क्या होता है, दर्पण होता है, प्रतिबिंब होता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण में सांस्कृतिक निर्धारक तत्व में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा होता है। क्योंकि यदि हम अपनी संस्कृति के प्रति सजग नहीं होंगे, अपने कल्चर को यदि हम याद नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपनी कल्चर से जो है बहुत ज़्यादा पीछे क्या छूट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अनुशासन में रह के अपनी कल्चर को याद करना, अपने महान पुरुषों को याद करना, हमारे सामाजिक मूल्यों को याद करना, ये कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि समाज में हम बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे जो है पूर्वज हमें प्रदान करते हैं। ठीक है ना। क्योंकि समाज में रहना अपने आप में एक चैलेंज भी है। ठीक है ना। क्योंकि समाज में जब हम रहते हैं तो हमें प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, अदरवाइज जो है हम समाज में जो है उस तरीके से नहीं रह सकते। और इसके साथ साथ हमें अपने कल्चर, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता रही है, उसको भी याद करते हैं। हम हमारे पूर्वज कैसे थे हम याद करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज महान रहे हैं। ठीक है ना। हमारे जो फोर फादर हैं वो महान रहे हैं, वो जो है एक अच्छा विरासत हमारे लिए क्या करके गए हैं, छोड़ के गए हैं, जिसको हमने क्या करना होता है, आगे बढ़ाना होता है। और वो किस तरीके से बढ़ाना होता है, हमारे जो मॉरल वैल्यूज हैं उनको अपना के हमें उन चीजों को आगे क्या करना होता है, बढ़ाना होता है। नेक्स्ट है बच्चे, ये हमारा सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल फैक्टर था, और जो पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ था कि इस तरीके से जो है पाठ्यक्रम प्रभावित करता है कल्चर को, और कल्चर प्रभावित करता है पाठ्यक्रम को। उसके बाद है पाठ्यक्रम के आर्थिक निर्धारक तत्व, एलिमेंट्स, वो कौन कौन से हैं। इकोनॉमी, देखिए किसी भी कार्यक्रम की सफलता और असफलता के लिए अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण क्या निभाती है, भूमिका निभाती है। क्योंकि शिक्षा तो व्यक्ति को अगर देखा जाए या विद्यार्थी को एक जो है सफलता का मार्ग दिखा सकती है, और उसके लिए
व्यक्ति को पहचानना होता है कि मुझे किस मार्ग पर चलना होता है, विद्यार्थी को पहचानना होता है कि मुझे सफलता प्राप्त करनी है, एक मार्ग दिख रहा है, मैं उस मार्ग पे सही तरीके से अगर चलूंगा तो मैं एक दिन अपने जीवन में सफलता हासिल कर लूंगा और मेरी आर्थिक स्थिति भी क्या होगी, अच्छी होगी, जिससे मैं साधन संपन्न हो पाऊंगा। क्योंकि आपको पता है धन के अभाव में भी शिक्षा व्यवस्था वो क्या हो जाती है, समाप्त ही हो जाती है। क्योंकि अगर किसी भी चीज को चलाना है, एक स्कूल को चलाना है, कॉलेज को चलाना है, एक यूनिवर्सिटी को चलाना है, तो उसके लिए उसकी जो इकोनॉमी जो लेवल है वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्योंकि धन के अभाव में भी हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। तो वास्तव में शिक्षा पर खर्च करना एक अच्छा निवेश भी माना जाता है, क्योंकि उसका हम जो है आउटपुट भी निकलता है। क्योंकि शिक्षा यदि हमने प्राप्त की है तो वो व्यर्थ नहीं जाती है, ठीक है ना। क्योंकि शिक्षा हमें व्यवसाय के लिए तो तैयार करती ही है, लेकिन और भी बहुत से जीवन के मूल्यों के माध्यम से जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमें बहुत से जो है मॉरल वैल्यूज भी सीखने को मिलते हैं। केवल व्यावसायिक रूप से हमें शिक्षा तैयार नहीं करती, हमें इंटायर तरीके से सर्वांगीण विकास के लिए हमें शिक्षा तैयार करती है। शिक्षा हमें सामाजिक रूप से भी तैयार करती है, राजनीतिक रूप से भी तैयार करती है, आर्थिक रूप से भी हमें तैयार करती है, कल्चरल रूप से भी हमें तैयार करती है। और मैं ये कहूँ कि शिक्षा कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी को सभ्य बनाती है, सिविलियन बनाती है, तो इसमें कोई डाउट नहीं। उसके साथ साथ धन के अभाव में हम शिक्षा की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसमें हम एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, वो हमारा है अर्थव्यवस्था और पाठ्यक्रम, इकोनॉमी एंड करिकुलम। देखिए, किसी भी संगठन की आर्थिक व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, किसी भी स्कूल की नींव इकोनॉमी रूप से यदि मजबूत होगी, तो वो स्कूल हर तरीके से क्या होगा, सशक्त होगा, स्ट्रोंग होगा। वहां की एजुकेशन सिस्टम भी कहीं ना कहीं बेहतर ही रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। एक अच्छी आर्थिक स्थिति एक अच्छे स्कूल का निर्माण करने में क्या है, सहायक है। और वो स्कूल हमें हर तरीके की फैसिलिटी भी क्या है, अपने छात्र को देने की क्या करता है, प्रयास करता है। चाहे स्कूल में कुछ भी हो, क्योंकि इकोनॉमी स्कूल की सही होगी तो वहां की बिल्डिंग भी अच्छी होगी, वहां पे हम हर तरीके से स्टूडेंट को वो इंस्ट्रूमेंट भी दे पाएंगे, वो उपकरण भी दे पाएंगे जिनको एडॉप्ट करके स्टूडेंट अपने जीवन में क्या है, विकास करता है, ठीक है। क्योंकि एक स्कूल को चलाने के लिए बिल्डिंग ही प्रॉपर नहीं होती, वहां पे एक एक्सपीरियंस होल्डर टीचर भी बहुत जरूरी है, साथ साथ वहाँ पे एक अच्छी लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ वहाँ पे जो है लाइब्रेरी के साथ साथ अगर देखा जाए तो लेबोरेटरी का होना भी बहुत ही ज़रूरी है, ताकि एक बच्चे को प्रयोगशाला जिसको बोला जाता है, कि ताकि बच्चा जो है वो हर तरीके से अपने जीवन में किसी भी जो है क्षेत्र में पिछड़े नहीं। अगर एक साइंस का बच्चा है तो उसके लिए प्रयोगशाला बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है ना। एक आर्ट का स्टूडेंट है उसके लिए लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी होती है, कॉमर्स का स्टूडेंट है उसके लिए जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड चीज़ें हैं वो उसके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो कहने का मीनिंग ये है, ये कहाँ से आएंगी, इसके साथ साथ एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होना स्कूल में बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। एक खेल का मैदान होना बहुत ज़रूरी है, एक हर तरीके की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ठीक है ना, उचित तरीके से बैठने की व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था। तो ये कैसे सशक्त हो सकती है, जब वहाँ की जो है इकोनॉमी अच्छी होगी। तो कहने का मीनिंग हमारा ये है कि जो है यदि इकोनॉमी अच्छी है तो विद्यार्थी को वो सशक्त और स्ट्रॉन्ग बनाने में, उचित मार्गदर्शन प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो वर्तमान में एक अच्छी इकोनॉमी होना भी बहुत ही क्या है, एक स्कूल के लिए आवश्यक है। और ये बात हम आधुनिक विद्यालय में सभी प्रकार की पाठ्य सामग्री जो है एक अच्छी इकोनॉमी के आधार पर ही एडॉप्ट कर पाते हैं, उन सुविधाओं को हम ले पाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ क्रियाएं महंगी होती हैं, उन पर जो है धन भी क्या होता है, खर्च होता है। तो
जो है इस तरीके से अगर देखा जाए तो अच्छी इकोनॉमी कहीं ना कहीं एक अच्छी शिक्षा का स्तर लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये हमने टॉपिक भी हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। काफ़ी बड़ा टॉपिक था। आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक